हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 7 से 9 जून 7, 8 और 9 जून का करंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अभी डेटा आया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य जो है वो वित्त वर्ष 2023-24 में कौन सा रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। दो नई साइटें रामसर साइट की तरह ऐड हुई हैं भारत में, उनकी चर्चा करेंगे। एक नया विमान है, अंतरिक्ष विमान बोइंग स्टाइललाइनर, उसकी चर्चा करेंगे। इसी जून में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें नोटा जो है वो कई बहुत ज्यादा मात्रा में जो है लोगों ने पसंद किया है, तो उसकी चर्चा करेंगे। और हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार की चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त भी और कुछ टॉपिक की चर्चा करेंगे जो इस 7 से 9 जून के बीच का महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत का वर्ष 2023-24 में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन सा रहा? थर्ड जो है वो जहां पर इंडिया ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया, आपको उस कंट्री का नाम बताना है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और जर्मनी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, नीदरलैंड ऐसा देश है जो भारत का वित्त वर्ष 2023-24 में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा है। जबकि पहले स्थान पर जो रहा है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, और दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात रहा है, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड रहा है वित्त वर्ष 2023-24 में। ठीक है, और भारत ने जो नीदरलैंड में मुख्यतः जो निर्यात किया है उसमें पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली का सामान, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, रसायन, केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात जो है इसमें शामिल है। ठीक है, और जो भारत का निर्यात है 2023-24 में नीदरलैंड को, वो पिछले वर्ष की यानी 2022-23 की तुलना में करीब 3.5% बढ़कर $22.36 बिलियन हो गया है। ठीक है, जबकि 21-22 में भारत जो है वो नीदरलैंड को पांचवा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य के रूप में देखता था। ठीक है, तो अब ये नीदरलैंड जो है वो 2 स्थान ऊपर चढ़ गया है। भारत का ज्यादा सामान अब नीदरलैंड को निर्यात हो रहा है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं नीदरलैंड की। नीदरलैंड जो है ये उत्तर और पश्चिम में उत्तरी सागर नॉर्थ सी से, पूर्व में जर्मनी और दक्षिण में बेल्जियम से इसकी सीमा लगती है। राजधानी नीदरलैंड की बात करें तो एम्स्टर्डम है, और ये नदियां जो है नीदरलैंड से बहती हैं, इसमें राइन, म्यूज और सेल्ट, ये 3 जो है नदियां यहाँ की प्रमुख है। जबकि राइन नदी तो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी यूरोप में भी एक क्या है, विशेष स्थिति है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे बगल में मैप लगा हुआ है उसमें हमने नीदरलैंड दिखाया है। ये आपका ऊपर रहा नॉर्थ सी, ये नीचे रहा बेल्जियम, ये सामने रहा जर्मनी, और ये आपका नीदरलैंड। ये एम्स्टर्डम इसकी जो है वो राजधानी रही। ये इसका रॉटरडम एक बहुत बड़ा शहर है, और द हेग जहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी स्थित है, तो ये द हेग आपका ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जिन्हें रामसर साइट में जोड़ा गया है, किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। ये नागी और नकटी पक्षी विहार, जिनको रामसर साइट के रूप में भी ऐड किया गया है, ये बिहार राज्य में स्थित है। और ये बिहार के जो है जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। ये दोनों जो पक्षी अभयारण्य हैं ये बेसिकली मानव निर्मित जलाशय हैं। ठीक है, जिनका पहले जो निर्माण हुआ था वो बेसिकली सिंचाई के साधन के रूप में हुआ था, बाद में ये क्या हुए, पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित हो गए। ठीक है, और ये जो दोनों अभयारण्यों को जो आर्द्र भूमि के रूप में जोड़ा गया है, इसमें 75 से अधिक पक्षी, 33 मछलियां और 12 जलीय जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो सिंधु गंगा मैदान है उसमें वॉर हेडेड गीज के सबसे बड़े समूह का ये क्या है, घर है। और अब इनके रामसर भूमि के रूप में जुड़ने के बाद भारत में रामसर भूमियों की कुल संख्या 82 हो गई है। ठीक है, कितनी हो गई है टोटल? 82 हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनीता विलियम्स और विच विलमोर किस अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? यहां पे कैच एक ये है कि ये किसी पर्टिकुलर विमान द्वारा गए हैं,
और उस पर्टिकुलर विमान द्वारा जाने वाले पहले हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में तो इनसे बहुत पहले भी लोग जा चुके हैं, बट आपको बताना है कि एक पर्टिकुलर विमान है जिससे पहली बार अंतरिक्ष में यात्री गए हैं, उस विमान का आपको नाम बताना है। स्पेस शटल, सोयुज, ड्रैगन और बोइंग स्टारलाइनर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये बोइंग स्टारलाइनर जो अंतरिक्ष यान है, उसके द्वारा सुनीता विलियम्स और विच विलमोर अंतरिक्ष में जाने वाले क्या बने हैं, पहले यात्री बन गए हैं। ठीक है, ये लोग जो हैं 5 जून 2024 को ये मिशन फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स सेंटर से लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे साइड में जो है इमेज लगी है, जिसमें ये राइट साइड आपको सुनीता विलियम्स दिखाई दे रही हैं, लेफ्ट हैंड पे ये बुच विलमोर हैं। ठीक है, और ये पीछे विमान का कुछ हिस्सा रखा हुआ है, बोइंग का स्टारलाइनर। ठीक है, और ये जो सुनीता विलियम्स हैं, ये इस नवनिर्मित मानव रेटेड अंतरिक्ष यान की पहली महिला पायलट बन गई। ठीक है, और इस पूरे मिशन की अगर बात करें तो सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की हैं और नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं, इस मिशन की पायलट हैं, और वुच जो हैं इस मिशन के कमांडर हैं। और ये दोनों लोग जो हैं वो अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 1 सप्ताह का समय बिताने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर जो एक टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है, किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसके भीतर एक टाइगर रिजर्व है, और उस टाइगर रिजर्व के भीतर एक बायोस्फीयर बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये ऐसा पहला बायोस्फीयर है, आपको बताना है ये किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी, ये राजाजी नेशनल पार्क है। इसके भीतर टाइगर रिजर्व के अंदर एक बायोस्फीयर पहली दफा बनाया जा रहा है। ये जो कार्य है, ये परियोजना है, ये दो व्यक्ति हैं, जयधर गुप्ता और विजय धसमाना, इन दोनों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा कार्य जो है वो भारत में पहली बार हो रहा है। भारत में इस तरह का पहला बायोस्फीयर बनाने की परियोजना पर काम चल रहा है। ये राजाजी नेशनल पार्क जो है, ये राजाजी राघाटी बायोस्फीयर उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क के भीतर 35 एकड़ का एक निजी जंगल है। ठीक है, ये प्राइवेट फॉरेस्ट है। इसके अलावा ये जय और विजय जी जो हैं पश्चिमी घाट में दूसरा इस तरह का बायोस्फीयर बनाने पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला राजाजी नेशनल पार्क के भीतर और दूसरा जो है पश्चिमी घाट में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है हरित भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, एक पेड़ मां के नाम, जल संरक्षण अभियान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम से एक अभियान की शुरुआत की हुई है। ठीक है, इस अभियान की शुरुआत उन्होंने दिल्ली में जो बुद्ध जयंती पार्क है, उस पार्क में पीपल का पौधा लगाकर शुरुआत की है। ये यहाँ पर राइट हैंड पे चित्र लगा हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री ये जो पीपल का वृक्ष है, इसका वृक्षारोपण कर रहे हैं। और ये जो इसका जो थीम है, ठीक है, वो लिखा है एक पेड़ धरती माँ के नाम पर लगाए, माँ के अंचल को हरा भरा बनाए, एक पेड़ माँ के नाम। ये हैशटैग भी जो है वो चला गया है। और इस अभियान का उद्देश्य है लोगों से अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के रूप में एक पेड़ लगाने का आग्रह करना है। भारत में वैसे भी धरती को माँ के रूप में जो है वो संबोधित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बता दें कि ये जो भी हम लोग डिटेल्स जो भी डिस्कस कर रहे हैं, या तो आप इनके शॉर्ट नोट्स वीडियो को साथ साथ देखते हुए बना सकते हैं, अथवा अगर आप चाहें तो ये सारा जो कंटेंट है वो हम पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए नीचे हमारा टेलीग्राम का यूजर नेम, टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम step_2_success और साथ ही साथ संस्थान का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस लिंक के माध्यम से अथवा इस यूजर नेम के माध्यम से हमें टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और वहां से ये कंटेंट की पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, ये एज इट इज इसी फॉर्म में आपको पीडीएफ दी जाएंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय या थीम। ठीक है, थीम क्या थी? ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसमें किसी विशिष्ट दिवस की थीम जो है वो पूछी गई, विषय पूछा गया कि किस विषय के अधीन इसका आयोजन हुआ, सेलिब्रेशन हुआ।
ऑप्शन से समुद्री संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण, भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन, जलवायु परिवर्तन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये जो वर्ष 2024 का विश्व पर्यावरण दिवस था उसकी थीम थी भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। ठीक है। बाकी आप लोग जानते होंगे कि प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। और एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, संयुक्त राष्ट्र का स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में, और उस सम्मेलन में यह घोषणा हुई थी कि प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। और वर्ष 1973 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन हुआ। वर्ष 2024 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी जो मेजबानी है वो सऊदी अरब ने की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के 19वें लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नोटा, ठीक है न, नोटा जो है, आप जब ईवीएम देखते हैं, वोटिंग मशीन देखते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन जो है प्रत्याशियों के साथ साथ नोटा का भी होता है। ठीक है। तो नोटा पाने वाला, सबसे ज्यादा नोटा पाने वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन है भोपाल, अयोध्या, इंदौर और रायबरेली। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, ये इंदौर का जो चुनाव हुआ है, ठीक है, इंदौर का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उस चुनाव में सबसे ज्यादा नोटा जो है वो चुना गया है। हालांकि वहां एक प्रत्याशी बहुमत के साथ जीते हुए हैं, बट वहां नोटा, या जिसको बोलते हैं नन ऑफ द अबव, ठीक है, ये बटन जो है वो ईवीएम में सबसे नीचे होता है। जैसे इस तरह की मान लीजिए ईवीएम है, यहाँ पे कैंडिडेट के नाम लिखे हैं और ये लास्ट में जो आपका रहेगा वो नोटा रहेगा, और इसका मतलब है नन ऑफ द अबव, मतलब ये ऊपर जो भी प्रत्याशी दिए हैं उनमें से मैं किसी को भी नहीं चुनना चाहता हूं। तो सबसे ज्यादा वोट जो है नोटा को इंदौर में पड़े हैं, और इंदौर में नोटा को करीब 2,18,000 वोट पड़े हैं। ठीक है। और जो इंदौर में कुल मतदाता है उसमें से 14%, 14% मतदाताओं ने नोटा को चूज किया है, जो देश के चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ है। हालांकि इंदौर में जो भाजपा के उम्मीदवार हैं जिनका नाम है शंकर लालवानी जी, ये करीब 7 लाख वोटों से जीत गए हैं और इंदौर से जो है वो सांसद बन के आए हैं। ठीक है। अगर इस चुनाव के पहले की बात करें तो सबसे ज्यादा नोटा 51,660 बार जो है नोटा मतदाताओं ने रिकॉर्ड किया था, वो वर्ष 2019 में बिहार के गोपालगंज में आया हुआ था। और अगर नोटा की बात करें तो वर्ष 2013 के आम चुनाव में नोटा का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था, और ऐसा प्रयोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किया गया था। ठीक है। बाकी आप लोग ये पीडीएफ वगैरह के लिए तो आप हमसे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप से संपर्क कर ही सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप वीडियो पे हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य दें। ठीक है। आपका फीडबैक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके फीडबैक से ही जो है हमें पता चलता है कि हम कितना आपको डिलीवर कर पा रहे हैं, कितना आप समझ पा रहे हैं, और कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में जो है इसमें सुधार की गुंजाइश है। आपको कमेंट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट हाँ, हमें इससे जो है वो एक रियलिटी चेक भी होगा कि ये कितना ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप लोग प्लीज लाइक कमेंट अवश्य करें, जो भी आपका फीडबैक हो। ठीक है। आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई, मतलब कुल कितनी महिलाएं जो है वो विजेता होकर आई हैं, देश की सांसद बनी हुई हैं। ऑप्शन है 64, 78, 74 और 70। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। जो वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें कुल 74 महिलाएं जो हैं जीती हैं। ये 74 महिलाएं जो हैं वो देश की सांसद, लोकसभा सांसद बनकर जो हैं वो सामने आई हैं। ठीक है। हालांकि वर्ष 2019 में 78 महिला सांसद चुनी गई थी लोकसभा में, और इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में ये संख्या 4 कम है। ठीक है। पिछले बार 78 थी, इस बार 74 पर रह गई है। और ये जो 74 महिलाएं हैं इसमें करीब 16% महिला सांसद जो हैं वो 40 वर्ष से कम आयु की हैं। काफी युवा हैं ये लोग। और इनमें से जो 41% महिला सांसद हैं, ठीक है, या अगर नंबर में बात करें तो 74 में से 30 महिला सांसद जो हैं ये पहले भी लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं।
कुल महिला उम्मीदवारों की बात करें तो कुल 797 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा ने सबसे अधिक महिलाओं 69 वुमेन्स को क्या किया था, टिकट दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती हैं? ठीक है, 51, 78, 14 और 113। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। ये उड़ीसा का जो विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुल 78 सीटें जीती हैं। अगर उड़ीसा विधानसभा की बात करें तो उड़ीसा विधानसभा में कुल 147 सीटें हैं, ठीक है, विधानसभा में, जिसमें से 78 जो हैं वो भाजपा ने जीती हुई हैं, और भाजपा जो है वो क्लियर मेजोरिटी के साथ जो है उड़ीसा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, सरकार बनाने जा रही है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री की घोषणा वहां पर नहीं हुई है। ठीक है, एक चीज यहां याद रखिएगा कि 2024 में अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसके साथ साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी हुए हैं। तो उन राज्य विधानसभाओं में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इस बार आप लोगों ने देखा चुनाव जो हुए वो सिक्किम में हुए, जो चुनाव हुए उड़ीसा में हुए, जो चुनाव हुए वो आंध्र प्रदेश में हुए। तो आप एटलीस्ट सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं और वहां पर सबसे बड़ी पार्टी कितनी सीटें लेकर आई है, ये डेटा आप जरूर याद रखें। इसमें सिक्किम का हम कल आपको बता चुके हैं, उड़ीसा का ये क्वेश्चन में हम बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश का हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो 147 में से 78 सीटें भाजपा ने जीती हुई हैं। ठीक है, बाकी वर्ष 2000 से उड़ीसा में बीजेडी या बीजू जनता दल जो है वो सत्ता में थी, और नवीन पटनायक जी जो हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर कार्य कर रहे थे। लेकिन 2024 में जो है बीजू जनता दल ने मात्र 51 विधानसभा सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने यहां केवल 14 विधानसभा सीटें जीती हैं और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर रही है। ठीक है, इसके साथ ही जो 2024 में उड़ीसा लोकसभा चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 21 में से 20 सीटें हासिल की हैं। ठीक है, तो उड़ीसा में विधानसभा की सीटें 147 और लोकसभा की सीटें 21। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? संजीव कुमार, कृष्ण प्रकाश, विजय शुक्ल, दया प्रकाश सिन्हा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये कृष्ण प्रकाश जी जो हैं मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, इनको वर्ष 2024 का हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार दिया गया है। ये मुंबई पुलिस की जो आतंकवाद निरोधी इकाई है, एटीएस जिसको बोलते हैं, और इसका जो शॉर्ट नेम है वो है फोर्स 1। ठीक है, इसके ये प्रमुख हैं, चीफ हैं, और मुंबई में ये सुपर कॉप के रूप में विख्यात है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जो कृष्ण प्रकाश जी हैं, भगवान राम को पोस्ट कार्ड के माध्यम से सबसे अधिक पत्र लिखने के लिए 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ये बना चुके हैं। इन्होंने जो है वो भगवान राम को पोस्ट कार्ड के माध्यम से सबसे अधिक पत्र लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार, ये प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। 2024 के लिए कृष्ण प्रकाश जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आइसलैंड की नवनियुक्त राष्ट्रपति कौन है? गुडनी था जोहानसन, कैटरीना जैकब्स डॉटर, विगदिस फिनवोगा डॉटर, हाला टॉम्स डॉटर। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये हॉला टॉम्स डॉटर जो है ये आइसलैंड की नवनियुक्त राष्ट्रपति बन के आई हैं। ये पेशे से एक व्यवसायी हैं और ये एक निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, और उन्होंने आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव में जीत हासिल की है। ये जो अभी आइसलैंड के राष्ट्रपति थे गुडनी था जोहानसन, इनका स्थान ये लेने वाली है। ये गुडनी था जोहानसन जो है ये 2 बार आइसलैंड के जो है वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2 4 वर्षीय कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। हालांकि इस बार इन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगर आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक में स्थित एक नॉर्डिक द्वीप राष्ट्र है। ठीक है, ये जो है वो आइलैंड कंट्री है। ठीक है, और ये नॉर्डिक आइलैंड कंट्री है। आप लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखते हैं नॉर्डिक कंट्रीज की बात होती है। जैसे हम लोगों ने कल के वीडियो में बाल्टिक कंट्रीज की बात की थी, वैसे ही नॉर्डिक कंट्रीज हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो बाल्टिक कंट्रीज में शामिल होती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो नॉर्डिक कंट्रीज में शामिल होती है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे मैप लगा हुआ है, ये आपका जो रहा
आइसलैंड रहा, ये नॉर्वे है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, यहाँ ऊपर ग्रीनलैंड रहा, और ये आपका लेफ्ट हैंड में कनाडा रहा। तो मैप में जो है वो आइसलैंड की पोजीशनिंग ये है, उत्तरी अटलांटिक में ये स्थित है, नॉर्थ पोल पे स्थित है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक हमें आप अवश्य दें। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें ये अपनी रीच बढ़ाने में भी मदद करेगा और चीजों को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। तो आप प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको नए कंटेंट के बारे में लगातार जानकारी मिलती रहे। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।